हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रम आया है वो दोस्तों 9 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। इस पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 5 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें छठा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको एसआई पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 5 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। दोस्तों, पशु परिचर मॉडल पेपर 2024 के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर परीक्षा तक रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। अगर आप पीछे हैं तो 2 या 3 मॉडल पेपरों का टेस्ट देखिए, रोजाना आप हमारे साथ में चल सकते हैं। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है वो कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है, जिसमें जैसलमेर, नागौर और टोंक दे रखा है। सबसे पहले तो आपको इनका जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों पता होना चाहिए। दोस्तों, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये दोस्तों जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है। उसके बाद में दोस्तों आप साइज के हिसाब से याद रख सकते हैं, नागौर बड़ा है तो टोंक छोटा हो जाएगा। यहाँ पे नागौर जिले का जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों 17,718 वर्ग किलोमीटर है। ये दोस्तों नागौर का क्षेत्रफल है। टोंक का जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों 7,194 वर्ग किलोमीटर है। ये दोस्तों टोंक का क्षेत्रफल है। अवरोही क्रम अपने को बताना था। यह अवरोही क्रम दोस्तों पहले से यहाँ पर दे रखा है। इस प्रश्न का जो कुट भाषा में अगर अपन उत्तर देखें तो 1 2 3 बिल्कुल सही है। यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मालपुरा करौली के मैदानी भाग है। बताइए किसके भाग हैं ये मालपुरा करौली के मैदानी भाग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बनास बेसिन का भाग है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और बनास बेसिन के भाग के अंदर दोस्तों टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर और करौली जिले के भूभाग इसमें शामिल होते हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न है, थार मरुस्थल में दांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? बताइए दोस्तों, दांड दांड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दांड, या आप डांड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये वाला डांड है, ठीक है। तो या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, ये डांड है, ठीक है। तो ये थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त है, ये जाने जाते हैं दोस्तों दांड के नाम से। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है ये खस घास? दोस्तों ये भरतपुर व टोंक वन विभाग में पाई जाती है। ये सुगंधित घास है और इनकी जड़ों से तेल निकाला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर और टोंक वन विभाग में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है वो है दोस्तों केमेलस ड्रोमेडेरियस। केमेलस ड्रोमेडेरियस ये राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी जलवायु दोस्तों कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ये पाई जाती है दोस्तों बाड़मेर, जालोर और जोधपुर जिले में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शीतोष्ण कटिबंध में है दोस्तों ये। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील को सीसारमा व बूजड़ा नदियां जलापूर्ति करती है? बताइए किस झील को सीसारमा व बूजड़ा नदियां जलापूर्ति करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है इसमें पिछोला झील। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
दोस्तों सीसारमा व बूजड़ा नदियां हैं, वो इस झील को जलापूर्ति करती है। कौन सी झील को? पिछोला झील को। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, सही सुमेलित चुनना है। सही सुमेलित अपने को यहाँ पर क्या करना है? चुनना है। देखिए बीसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है, ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों यहाँ पे। दूसरा देखिए मेजा बांध, ये कोठारी नदी पर बना हुआ है, यहाँ पे खारी नदी गलत दे रखा है। सिद्धमुख नहर, ये दोस्तों सिद्धमुख नहर है, ये रावी व्यास नदी से निकाली गई है। यहाँ पर यमुना नदी है, वो गलत दे रखा है। पोंग बांध, ये दोस्तों व्यास नदी पर है। यहाँ पर चंबल नदी है, ये भी गलत दे रखा है। इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? दोस्तों गजनेर लिफ्ट का नया गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे लिफ्ट नहर दे रखी है, और सूची सेकंड में दोस्तों यहाँ पे लाभान्वित जिले दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जयनारायण व्यास जो लिफ्ट नहर है, इससे इससे लाभान्वित जिले हैं वो है दोस्तों जोधपुर ग्रामीण और जैसलमेर, ठीक है। जोधपुर ग्रामीण और जैसलमेर, यानी कि पहले का 3 हो जाएगा। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से दोस्तों हनुमानगढ़ और चूरू जिले को लाभान्वित होते हैं या पानी मिलता है, ठीक है। और पन्नालाल बारूपाल से दोस्तों बीकानेर, अनूपगढ़, डीडवाना, कुचामन, नागौर, ये जिले लाभान्वित होते हैं दोस्तों पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से। और डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर से दोस्तों जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, बीकानेर, ये जिले लाभान्वित होते हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 4 1 2, 3 4 1 2 कूट भाषा में अगर अपन देखें तो दोस्तों यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो दोस्तों जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक है वो कहां पर थी? सभी को पता है दोस्तों, बाड़मेर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी, ठीक है। कितनी थी? तो दोस्तों 32.5%, ये आपको इसमें याद रखना है। और बाड़मेर से कम थी जैसलमेर में 31.8%, ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए हिंदू हिंदू कौन सा इसमें सही सुमेलित है वो बताना है। सिर्फ एक ही सही सुमेलित है दोस्तों, हिंदू 79.93%, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये है 88.49% हिंदू है। मुसलमान की मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे 20.07% दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये है दोस्तों 9.07%। ईसाई है वो है दोस्तों 0.14%, ठीक है, 0.14%, तो ये भी इसमें 5.27 दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। सिख 1.27%, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, ये धार्मिक जनसंख्या का प्रतिशत है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना सेकंड निम्न में से किस बैंक द्वारा वित्त पोषित है? तो दोस्तों ये वित्त पोषित है विश्व बैंक के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में कितने रेलवे मंडल अवस्थित हैं? तो दोस्तों राजस्थान में कितने रेलवे मंडल अवस्थित हैं? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, शुरुआत में दोस्तों 4 थे, लेकिन अब वर्तमान में दोस्तों 5 हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 रेलवे मंडल हैं, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? दोस्तों रबी की फसल गेहूं है, जौ है, मसूर है, चावल है, ये दोस्तों मैं आपको बताऊं ये रबी की फसल है, ये नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ये जो चावल है,
ठीक है, ये खरीफ की फसल है। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये स्थापित किया जा रहा है नोख जैसलमेर में। नोख जैसलमेर में, यानी कि नोखा जैसलमेर में ये स्थापित किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कहां पर? उम्मेद मिल्स, ये सूती वस्त्र मिल है और ये पाली में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में? दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो नाम दे रखे हैं यहाँ पे जबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल, ये प्राचीन नगरों का जो उल्लेख है वो कौन से शिलालेख में इनका उल्लेख मिलता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बिजोलिया शिलालेख में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ? तो दोस्तों ये संपादित हुआ एच डी सांखलिया के नेतृत्व में। एच डी सांखलिया के नेतृत्व में, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये आहड़ सभ्यता है, ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। और ये आयड नदी यानी कि बेडस नदी के किनारे ये स्थित है। और ये ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, 21 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो थी दोस्तों विराटनगर। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा? दोस्तों प्रतापगढ़ का शासक इनमें से कौन सा नहीं रहा? यहाँ पर देखिए, सेमकरण राव महारावत प्रताप सिंह रहे, सूरजमल रहे, लेकिन रंजीत सिंह नहीं रहे। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों महाराणा मोकल के पुत्र और कुंभा के भाई सेमकरण द्वारा 1433 ईस्वी में प्रतापगढ़ राज्य की स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति को किस रूप में नामित किया गया था? मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति को किस रूप में नामित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजपूत नीति के नाम से। यहाँ पर दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। राजपूतों को उच्च पद प्रदान करना, राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करना, धार्मिक सहिष्णुता की नीति, राजपूत राजाओं का अभ्यादान, राजपूत की शक्ति का प्रयोग, ये था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राजपूत नीति इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ था? दोस्तों जो पहला विद्रोह है ये 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुआ था। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। तो दोस्तों गांधी जी ने आशीर्वाद है ये कहां और कब दिया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1920 के नागपुर अधिवेशन में दोस्तों गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को आशीर्वाद दिया था। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा दोस्तों ये 44 वर्षों तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। 1897 से लेकर 1941 तक ये बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भील क्षेत्र में बावजी के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों भील क्षेत्र में बावजी के नाम से यानी कि आदिवासियों का मसीहा कहा जाता था दोस्तों किसको? तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत को। यहाँ पर दोस्तों आदिवासियों का मसीहा या बावजी के नाम से मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए जो अभी संशोधित पाठ्यक्रम आया है, ठीक है, और ये 9 सितंबर को जो ये पाठ्यक्रम जारी हुआ है पशु परिचर का, इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। 25 प्रश्न राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास से संबंधित पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित और 25 प्रश्न है वो दोस्तों जनरल साइंस से संबंधित, और करीबन 15 से 20 प्रश्न है वो आपको मैथ से संबंधित देखने को मिलेंगे, और 15 से 20 प्रश्न ही आपको करंट अफेयर से संबंधित देखने को मिलेंगे। और बाकी दोस्तों करीबन 30 से लेकर और 40-45 तक प्रश्न है वो आपको पशुपालन से संबंधित प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। कभी ऐसे मत समझना कि 6 पार्टों में डिवाइड किया गया है तो सबके 25-25 प्रश्न होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। 25 प्रश्न करंट अफेयर के नहीं पूछे जाएंगे,
करंट अफेयर के मात्र और मात्र 10 से 15 प्रश्न है वो करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इसमें देखिए, पशु परिचर का एग्जाम है तो पशुपालन से संबंधित तो ज्यादा प्रश्न पूछे ही जाएंगे ही, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। भाग ब के लिए दोस्तों मॉडल पेपर की भी टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर दी गई है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा पशु परिचर भाग ब मॉडल पेपर के नाम से, जिसमें आपको 40 प्रश्न है वो प्रतिदिन मिलेंगे पशुपालन से संबंधित। आप उनका रोजाना टेस्ट दे सकते हैं। क्लास को लाइक करें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये तो मैंने आपको करवाई दिया। ठीक है, 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। दोस्तों जमनालाल बजाज ने स्थापना किसकी की थी? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी जमनालाल बजाज ने। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 7 चरणों में पूरा हुआ था दोस्तों राजस्थान का एकीकरण। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल करने के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? दोस्तों नाम तो सुना ही होगा आपने, बाल मुकुंद बिस्सा। ठीक है, ये हिस्सा नहीं बिस्सा है। ठीक है दोस्तों, बाल मुकुंद बिस्सा की जो मृत्यु है भूख हड़ताल के कारण जेल में हुई थी। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है। देखिए किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाव भट्ट ने। दोस्तों जैसे भाव भट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत विलास, अनूप कुंस। ठीक है, ये ऐसे ग्रंथ लिखे थे और अनूप सिंह के नाम पर लिखे थे। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही, भाव भट्ट। आगे देखिए, भंडार क्या है? दोस्तों भंडार क्या है? तो ये विवाह पर आयोज्य भोज है दोस्तों, ये भंडार। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो दोस्तों ये प्रधान पीठ है ये दिल्ली में है दोस्तों। कहां पर है? दिल्ली में। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। संत पीर शाह अली जो कि मध्य प्रदेश के थे, ठीक है, और तुकनगीर ने दोस्तों मेवाड़ में तुरा कलंगी ख्याल की रचना की थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित को यानी कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में कपड़े हैं और सूची सेकंड में दोस्तों देखिए सूची फर्स्ट में कपड़े और गहने दे रखे हैं और सूची सेकंड में अन्य नाम, यानी कि उनके अन्य नाम है वो क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में अंगरखी का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं भुगतरी। क्या बोलते हैं? भुगतरी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और ताराबात क्या है? तब दोस्तों ताराबात की ओढ़नी होती है, तो ये ओढ़नी हो जाएगा। और फलिया किसको बोलते हैं? तो दोस्तों फलिया पगड़ी को बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका पगड़ी हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर देखिए सी नंबर का ऑप्शन दे रखा है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? दोस्तों पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है दोस्तों गले में पहना जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गले में पहने जाने वाला ये आभूषण है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 36 नंबर का प्रश्न है, रागमंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों रागमाला एवं रागमंजरी इन ग्रंथों के जो रचयिता थे वो थे दोस्तों पुंडरीक विठल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? भेरी भी कहा जाता है। भेरी किसको कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है मुंगल को। किसको कहा जाता है? मुंगल को। सॉरी भूंगल है, ठीक है, भूंगल। क्या है दोस्तों? ये भूंगल है। भूंगल को दोस्तों भेरी कहा जाता है, भूंगल वाद्य यंत्र को। और ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है जो फूंक देकर बजाया जाता है। ठीक है, इसे रणबेरी भी कहा जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भूंगल।
आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में कुलदेवी है और सूची सेकंड में जाति दे रखी है। दोस्तों करणी माता किसकी कुलदेवी है? तो करणी माता चारणों की कुलदेवी है। सकराय माता है, ये किसकी कुलदेवी है? तो दोस्तों ये खंडेलवाल की कुलदेवी है। आई माता है, ये दोस्तों सिरवी जाति की कुलदेवी है। और नारायणी माता नाई जाति की कुलदेवी है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। कुट भाषा में अपने को उत्तर देना था, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाबूजी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ऊंटों के देवता किसको कहते हैं? पाबूजी को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जीर्ण माता की। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, आगे देखिए, यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कोल्लू फड़ौदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? बताइए। कोल्लू मंड नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। कोल्लू मंड में किसका मंदिर है? तो दोस्तों पाबूजी का है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाबूजी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें मेवाड़। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए, यहाँ पे किस वर्ष में राजस्थान में पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? तो दोस्तों हस्तशिल्प नीति पहली ये जारी की गई थी दोस्तों 2022 में। 17 सितंबर 2022 को दोस्तों पहली हस्तशिल्प नीति है वो जारी की गई थी। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गढ़बीठली के नाम से तारागढ़ का किला है वो जाना जाता है, जो कि अजमेर में है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित सूची फर्स्ट विरासत और सूची सेकंड में स्थान के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को अपने को यहाँ पर चुनना है। दोस्तों गजनेर महल कहाँ पर है? तो दोस्तों गजनेर महल बीकानेर में है। किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है और जग मंदिर उदयपुर में है। तो यहाँ पर कूट भाषा की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 3 1 2। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महासत्य। क्या नाम है? महासत्य। याद रखना दोस्तों, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यानी कि महासत्य या महासती आप बोल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह और इसके परवर्ती शासकों की जो छत्रियां हैं वो आज उदयपुर में है, जिन्हें महासतिया या दोस्तों महासत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें विष्णु की मूर्ति बनी हुई है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुज्जर समुदाय से संबंधित है? गुज्जर समुदाय से संबंधित कौन सा नृत्य है? दोस्तों नाम तो सुना ही होगा आपने, चरी नृत्य। और चरी नृत्य दोस्तों किशनगढ़ व अजमेर क्षेत्र में गुज्जर महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर दोस्तों चरी जो एक बर्तन होता है उसमें दीपक जलाकर सिर के ऊपर रखकर नृत्य किया जाता है। फल्गुबाई है वो प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना है, सभी को पता होगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न, किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? बताइए, किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रम्मत। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो रम्मत है इसका अर्थ होता है खेल, और इसे खेलने वाले को खेलार कहते हैं या दोस्तों रम्मतीय भी कहते हैं इसे। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान है? दोस्तों जबालीपुर किसका प्राचीन नाम था?
दोस्तों ये प्राचीन नाम था जालोर का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अब अपने साइंस से संबंधित प्रश्न शुरू हो गए। अब अभी तक अपन ने राजस्थान कला संस्कृति, इतिहास और ज्योग्राफी से संबंधित ये 50 प्रश्न पढ़े थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 प्रश्न अपन जनरल साइंस से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए, किसी दिए गए धातु की तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो ये किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ये उसके पदार्थ की प्रकृति पर, उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, जब हम सेव को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है, यह कारण है। तो दोस्तों यह एक क्या है? तो दोस्तों ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ये बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सेब में उपस्थित आयरन का ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक रासायनिक परिवर्तन है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पुराने चित्रों का संरक्षण किस ऑक्सीकारक के द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों ये किया जाता है दोस्तों H2O2 के द्वारा दोस्तों पुराने चित्रों का संरक्षण किया जा सकता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब ये H2O2 क्या है? तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है दोस्तों। ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों कौन सी गैस निकलती है? तो उसमें पानी के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। तो दोस्तों उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है वो अपने को मित्रों यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, मैग्नीशियम आतिशबाजी, दोस्तों यहाँ पर देखिए धातु दी गई है और उनका उपयोग दे रखा है। मैग्नीशियम का उपयोग दोस्तों आतिशबाजी के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यूरेनियम का उपयोग दोस्तों परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। पोटेशियम का जो उपयोग है वो इलेक्ट्रिक बल्ब, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पोटेशियम का जो उपयोग है वो उर्वरक के लिए किया जाता है दोस्तों। और जिंक का उपयोग है वो गलवनीकरण के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 18 कैरेट सोने में होता है कितना प्रतिशत सोना होता है 18 कैरेट में? दोस्तों आप निकाल सकते हैं, जैसे कि एक शुद्ध कैरेट कितना होता है? तो दोस्तों शुद्ध होता है 24 कैरेट, ठीक है। और जो जेवराती सोना होता है वो 22 कैरेट में बनता है। आप 18 कैरेट में भी बनवा सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे 18/24 इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर काट लीजिए इसको दोस्तों। ये 6 से ये 4 बार कट गया, ये 6 से 3 बार कट गया, ये 4 से 100 है, ये 25 बार कट गया। तो 25 इंटू 3 75% सोना होता है दोस्तों 18 कैरेट में। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अधातुओं में आमतौर पर सबसे भारी सतह में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे भारी सतह में इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, 6, 7 या 8 होते हैं। यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दोस्तों ऋणायन बनाते हैं। इनके बाहरी कोश में आमतौर पर 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 5, 6, 7, 8 होते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गर्म विधि से किसी तेल या वसा के साबुनीकरण के लिए विलयन काम में लिया जाता है। तो बताइए कौन सा विलयन है वो काम में लिया जाता है? दोस्तों गर्म विधि से तेल या वसा के साबुनीकरण के लिए कौन सा विलयन काम में लिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है KOH और NaOH। यानी कि दोस्तों मैं आपको बताऊं यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए तेल और वसा में दोस्तों ये मौजूद होता है ट्राइग्लिसराइड। ये जलीय NaOH और KOH के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी दोनों। आगे देखिए, एक वस्तु किसी उत्तल लेंस के 2f1 पर रखी है, उसका प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों उसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों 2f2 पर बनेगा। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखिए, दूरदृष्टि रोग के मरीज को चश्मा दिया जाता है, तो कौन सा चश्मा दिया जाता है? तो दोस्तों उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, 61 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है वो क्या है? तो दोस्तों वो है प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो कौन से प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों परवलयी दर्पण का इस्तेमाल होता है दोस्तों, ठीक है, हेडलाइटों में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। बताइए, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु क्या होता है? तो निकट बिंदु होता है दोस्तों 25 सेंटीमीटर से अधिक। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रकाश की एक किरण परावर्ती समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। प्रकाश की एक किरण परावर्ती समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 34 डिग्री। यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों देखिए, अपन मैं बात करूं अपवर्तन कोण का, तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सा है 90 डिग्री में से 56 है वो घटा दीजिए, 34 आएगा, वही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, समतल दर्पण के प्रतिबिंब के लिए कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों देखिए, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, ये कथन इसमें दोस्तों बिल्कुल सही है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 66 नंबर का प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो दोस्तों ये देता है काला, ठीक है, काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो दोस्तों वो रहती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि केवल यौवन तक ही सक्रिय रहती है, क्योंकि दोस्तों थाइमस ग्रंथि है ये दोनों फेफड़ों के बीच, पसलियों के बीच स्थित होती है, ठीक है, और यौवन प्रारंभ होते होते ये सिकुड़ने लगती है और बाद में त्वचा का रूप ले लेती है ये। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मस्तिष्क का सेरिबलम भाग संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है संतुलन से संबंधित है ये, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संतुलन से संबंधित। आगे देखिए, मस्तिष्क किसकी आपूर्ति के लिए रक्त पर निर्भर होता है? तो दोस्तों ये निर्भर होता है ऑक्सीजन या ऑक्सीजन व ग्लूकोज, ऑक्सीजन व ग्लूकोज की आपूर्ति के लिए रक्त पर निर्भर होता है मस्तिष्क। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को पहुंचाती है। प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को पहुंचाती है, तो दोस्तों ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक पहुंचाती है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 71 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? तो दोस्तों देखिए, मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों एलिसा क्या है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये दोस्तों एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है ये एलिसा। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एंटीबॉडी स्रावित होती है, तो दोस्तों एंटीबॉडी स्रावित होती है, ये स्रावित होती है दोस्तों बी लिम्फोसाइट द्वारा। बी लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी स्रावित होती है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, गुणसूत्र में क्रोमेडेटिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो दोस्तों उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर। क्या नाम है? सेंट्रोमियर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, मानव जाति में बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? मानव जाति में बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो दोस्तों ये होता है पिता के आने वाले एक्स अथवा वाई गुणसूत्र द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो दोस्तों कौन से खेल में गोल्ड मेडल जीता? दोस्तों पेरिस पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने दोस्तों सिर्फ शूटिंग में यानी कि निशानेबाजी में
तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए 76 से अपने करंट अफेयर के प्रश्न है वो शुरू हो चुके हैं। जनरल साइंस के प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अपन ने 51 से 75 तक 25 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब अपन करंट अफेयर के प्रश्न पढ़ेंगे। 10 प्रश्न है, फिर उसके बाद में 15 प्रश्न है वो अपन मैथ से संबंधित पढ़ेंगे। 10 से ज्यादा पढ़ेंगे, देखते हैं कितने। देखिए, फिर ये तो मैंने आपको बताया निशानेबाजी से संबंधित। 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है? तो दोस्तों वो है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है। ये जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो वो है दोस्तों मोहना सिंह। कौन है? मोहना सिंह। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 79 नंबर का प्रश्न, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है किसने? तो ये किया है दोस्तों इंडियन आर्मी ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये रक्षा पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सहयोग और सेवाएं प्रदान करने के लिए काम करती है ये। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये समझौता किया है यूनिसेफ इंडिया के साथ। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूनिसेफ इंडिया के साथ। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? दोस्तों ये किया कहाँ पर? तो ये महाराष्ट्र में किया दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मलेशिया में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मलेशिया में। आगे देखिए, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों ये आयोजन किया गया कहाँ पर? तो ये मुंबई में आयोजन किया गया दोस्तों इसका। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रामनाथ कोविंद की सिफारिश के आधार पर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये राष्ट्रीय खेल दिवस है। यह भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए अब अपन ने यहाँ पे 15 प्रश्न है वो मैथ से संबंधित पढ़ेंगे, 10 प्रश्न अपन ने करंट अफेयर से संबंधित पढ़ लिए। देखिए, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 रुपए में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रम मूल्य है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 120 रुपए में बेचा गया, यानी कि सीधा सा है वस्तु कितने की है? 150 रुपए की। 150 अंकित मूल्य है, अगर अपन 20% की छूट दे दे यानी कि 150 का 20% कितना होता है? तो दोस्तों 30 रुपए। ठीक है, और 30 150 में से 30 घटाया तो कितना आ गया? 120। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 20% छूट के बाद 120 में बेचा गया, तो 120 में बेचा गया, बिल्कुल सही है, ये 120 यहाँ पर आ गया। यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रम मूल्य है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर 20% यानी कि वस्तु का क्रम मूल्य है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, क्रम मूल्य अपने पास ये आ चुका है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे? क्रम मूल्य बराबर है 150 अंकित मूल्य, ठीक है, इंटू 100 बटे 100 प्लस 20 यानी कि 120। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इसको अपन काटेंगे, ठीक है। 150 इंटू 100 बटे 120 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 125 रुपये आ जाएगा इसका, ठीक है, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का प्रतिशत क्या होगा, ये अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए अब यहाँ पे पहली संख्या का 40% अगर 12 है तो 80% कितना हुआ, 80% दोस्तों इसमें 24 हुआ, ठीक है। और फिर दोस्तों 100% में अब 80 गए तो कितने बचे, 20%। अब यहाँ पे 12 का आधा कर लीजिए तो इसका हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 24 और 6 कितने होते हैं दोस्तों, 30, ठीक है। ये दो संख्याओं का अनुपात में 5 है, वो 5 बराबर कितना है, 30। तो यानी कि 6 पंजे 30, 6 1 बराबर कितना है 6, तो 4 बराबर कितना होगा 24, ठीक है। तो यानी कि 5 का तो हो गया 30 और 4 का हो गया इसमें 24। अब यहाँ पर देखिए तो दूसरी संख्या का प्रतिशत क्या होगा, दोस्तों दूसरी संख्या का जो प्रतिशत है वो क्या होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर है दोस्तों, देखिए x बराबर अपना आ गया कितना 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरी संख्या देखिए अनुपात में कितना है 4x, तो यहाँ पे 4x का दोस्तों अपने को 50% निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा, तो 4 इंटू 6 बटे 1/2, तो यहाँ पे 12 आएगा। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 12। आगे देखिए किसी संख्या की 72% 90 है, इसकी संख्या कितनी है वो अपने को बताना है। किसी संख्या की 72% 90 है, संख्या कितनी है दोस्तों, सीधा सा है यहाँ पे संख्या इंटू 72 बटे 100 बराबर कितना दे रखा है 90। तो दोस्तों क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको अपन, तो 90 इंटू 100 बटे 72, बस इसको 18 पंजे 90 और 18 चौके 72, ये 4 से 100 है, कितनी बार कटा 25 बार, ठीक है। तो 5 इंटू 25 कितने हो गए 125। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है, एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 25 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो लाभ 18% होता है। मेज का लागत मूल्य क्या है दोस्तों, एक मेज 13% पर लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। यदि इसे 25 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 18% लाभ होता। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 5% बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 25, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो गया, तो दोस्तों 1% बराबर 5। तो 100% बराबर कितना हो गया दोस्तों, 100% बराबर कितना हो गया 500। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 500, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक व्यापारी के पास 80 केजी चावल है जिसकी कुल मात्रा वह 15% के लाभ पर तथा शेष 5% की हानि पर बेचता है, ठीक है। एक व्यापारी के पास 80 किलो चावल है जिसकी कुल मात्रा वह 15% के लाभ पर और शेष 5% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में 12% का लाभ होता है। उसने चावल की कितनी मात्रा 15% लाभ पर बेची। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन के अनुसार आप ये कर सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार दोस्तों यहाँ पे 68% यानी कि 68 किलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 किलो है वो 15% लाभ पर बेची, ठीक है, और बाकी की दोस्तों 5% हानि पर बेची। तो आपको ऑटोमेटिक है वो पता लग जाएगा इसमें। तो यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन, इनको निकाल के और मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर घटा दीजिए, राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही 68 किलो। आगे देखिए 4500 की एक राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 10% है तो 3 वर्षों पश्चात धनराशि क्या होगी। देखिए 4500 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर है वो 10% है, ठीक है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है तो 3 वर्षों के पश्चात धनराशि, भाई 4500 का आप 10% निकाल लीजिए, कितना होगा 450। अब या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं
कि डायरेक्ट ऐसे ही कर लीजिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 4500 इंटू कितना है 10%, तो 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक जीरो से एक, दो जीरो ये कट गई, ये भी कट गई, ठीक है। अब अपने पास में बचा 10, तो 10 से 5 से ये दोस्तों 2 बार कट गया और ये 9 बार कट गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 9/2 कर लीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों 5989.5, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, एक मशीन का क्रम मूल्य 20% की वार्षिक दर से कम होता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 96,000 है, तो 2 वर्ष पूर्व मशीन का जो क्रम मूल्य है वो क्या होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे पूछा है कि एक मशीन का क्रम मूल्य 20% वार्षिक की दर से कम होता है, 20% वार्षिक दर से कम होता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 96,000 है, तो 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य है वो क्या होगा। दोस्तों सीधा सा है भाई, अपने को इसमें क्या करना है, 20% है वो जोड़ते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार भी दोस्तों आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ऑप्शन के अनुसार मैंने उठा लिया 1.5 लाख, ठीक है। अब 1.5 लाख का 20% कितना होता है, तो दोस्तों 30,000 होता है, तो बचे कितने अपने पास में 20,000, यानी कि 1,20,000 बचे, ठीक है। अब 1,20,000 का अपन फिर 20% निकालेंगे दूसरे साल का, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये 24,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24,000, तो अपन इसमें से क्या करेंगे 24,000 माइनस कर देंगे, तो अपना 96,000 आना चाहिए, ठीक है। तो 96,000 आ रहा है, 120 1,20,000 में से 24,000 गए तो 96,000 आ रहे हैं, तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 1,50,000 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10,650 की एक राशि 5% साधारण ब्याज की दर से एक वर्ष में दोस्तों यहाँ पर देखिए 3724 ब्याज अर्जित करती है, एक्स का मान है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं 10,640 की एक राशि 5% साधारण ब्याज की दर से, यहाँ पे एक नहीं सॉरी एक्स कर देना, यहाँ पे एक्स वर्षों में 3724 ब्याज अर्जित करती है, तो एक्स का मान है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कितने वर्षों में ये ब्याज की राशि है वो 3724 है, वो हो जाएगी 5% साधारण ब्याज की दर से। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 10,664 का 10,640 का 5% निकाल लीजिए, तो कितना होगा दोस्तों 532, कितना होगा 532 होगा। अब ये जो 3724 दे रखा है, इसमें 532 का भाग दे दीजिए, तो 5 सामे 35, तो भाई 7 वर्ष हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 वर्ष, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई एक राशि दुगनी हो जाती है। दोस्तों उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि दुगनी हो जाती है। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, वो है कौन सा दोस्तों, देखिए दुगनी है वो 8 वर्षों में, 100 में 8 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा 12.5%, साधारण ब्याज की यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14, 17, 34, 42 प्रत्येक में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 14, 17, 34, 42 प्रत्येक में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें सब में 2-2 घटा के देख लीजिए, 12, 15, 32 और 40, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे
96 नंबर का प्रश्न है, यदि mn बराबर 3:2 हो तो 4m प्लस 5n समानुपात अनुपात 4m माइनस 5n का मान है वो क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार कर लीजिए। यहाँ पे 11:1 राइट आंसर हो जाएगा। m की जगह 11 रख लीजिए और n की जगह 1 रख लीजिए, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर प्रश्न है, यदि एक 12 वर्ष के लड़के को नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 बढ़ जाती है। नए लड़के की आयु है वो क्या है, वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए 18 लड़कों की जो कुल आयु वृद्धि है वो 18 इंटू दोस्तों 1.5 करना है। ठीक है, तो कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 27 वर्ष। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पुराने लड़के की जो आयु है वो कितनी है, तो वो है 12 वर्ष। ठीक है, तो नए लड़के की आयु में अपन क्या करेंगे, पुराने लड़के की आयु जोड़ देंगे, तो 12 और 27 कितने होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 39। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 98 नंबर प्रश्न है, एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत वजन 52.5 केजी है और बाकी 6 लड़कों का वजन 44.5 केजी है। कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 18 लड़कों का जो कुल वजन है वो कितना है? 52.5 किलो। तो यहाँ पे 18 इंटू 52.5 किलो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 945 केजी। ठीक है, 945 केजी। अब दोस्तों आगे देखिए, बाकी 6 लड़कों का वजन 44.5 केजी है, तो दोस्तों यहाँ पर अपन ऐसे करेंगे, 6 इंटू 44.5 केजी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा 267 केजी। ठीक है, अब दोस्तों कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन है वो ज्ञात करना है, तो दोस्तों 945 और 267 कितने होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 1200, नोट दो 11 12। ठीक है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 1212। ठीक है, और लड़के कितने हो गए? तो दोस्तों लड़के हो गए यहाँ पे 18 और 6 कितने होते हैं? 24। तो 1212 के अंदर 24 का भाग दे दीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 50.5 केजी। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दो संख्याओं में मैसअप है यानी कि एचसीएफ और लेसअप है यानी कि एलसीएम क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एचसीएफ दे रखा है 44। ठीक है, यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे 88 आएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, 88 इंटू दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, ये द्वितीय संख्या बराबर दोस्तों 44 इंटू 264। तो दोस्तों 88 क्या जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, द्वितीय संख्या अपने को यहाँ पर निकालनी है, तो 44 ये गया कितनी बार? 2 बार। ठीक है, 44 से 88 कटा 2 बार, और 264 में आप 2 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? 132। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 132 आएगा दोस्तों ये। ठीक है, 132 बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 5, 6, 8, 9, 12 में आप दोस्तों यहाँ पे 2 का भाग देते हुए चलिए। ठीक है, जो भी आएगा इसमें वो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 360 निकल कर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे अपन जो प्रश्न करने वाले हैं वो पशुपालन से संबंधित प्रश्न है वो करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे उम्र बढ़ने के साथ खुरों की परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों परिवर्तित हो जाती है, तो ये हो जाती है दोस्तों आकार और चमक दोनों परिवर्तित हो जाती है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में वनों के संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? तो दोस्तों वो प्रमुख चुनौती है वो कौन सी नहीं है? तो वो है सरकारी नीतियों और विनियमों का अभाव।
यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 103 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व होगा। तो दोस्तों दूध का विशिष्ट गुरुत्व है वो 1.08 से 1.032 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका CLR दोस्तों 28 दे रखा है, तो 28 में 1000 का भाग दे लीजिए और प्लस कर लीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों 1.028 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रानीखेत रोग किस विषाणु द्वारा फैलता है? ये फैलता है दोस्तों पैरामिक्सो वायरस के द्वारा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से पशु प्रजनन प्रबंधन में शामिल है, पशु प्रजनन प्रबंधन में शामिल है, तो वो क्या शामिल है? दोस्तों देखिए, गामित होने पर 2 माह बाद गर्भ की पुष्टि करवाना, पशु के ब्याने के 60 से 90 दिन के भीतर मद आना, बछड़ों का भार 300 केजी व उम्र 3 वर्ष होने पर भी मद लक्षण तो उपचार कराना। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों कथन पशु प्रबंधन से संबंधित बिल्कुल सही है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दूध पाश्चुरीकरण की फ्लैश विधि में तापमान होता है, ये तापमान होता है दोस्तों 80 डिग्री से दोस्तों 80 डिग्री सेल्सियस या 175 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशुओं के चारा काटने में सहायक है, पशुओं के चारा काटने में सहायक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दंत्युपुरा, दंत्युपुरा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, दंत्युपुरा। आगे देखिए, गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है, गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए? गर्बर टेस्ट का जो उपयोग है वो किया जाता है दोस्तों दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गरिमा सेकंड नाम संबंधित है, तो ये संबंधित नाम है, ये है दोस्तों क्लोन्ड भैंस से संबंधित है दोस्तों, ये गरिमा सेकंड। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगस्त 2010 में भैंस का गरिमा सेकंड नामक एक क्लोन विकसित किया गया था करनाल में, हरियाणा के अंदर। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुर्गी की भारतीय नस्ल है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों असील। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, भारतीय नस्ल है। नेक्स्ट आगे देखिए, टी आकार का गर्भाशय किस मादा में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है घोड़ी में। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुर्गी की किस नस्ल का मांस काला एवं स्वादिष्ट होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है कड़कनाथ का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कड़कनाथ विश्व की सबसे हल्की नस्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, फड़किया रोग से संबंधित सही तथ्य है, फड़किया रोग से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? देखिए, यह रोग अधिकतर वर्षा ऋतु में फैलता है, बिल्कुल सही है। यह रोग अधिक प्रोटीन युक्त हरा चारा खा लेने से तीव्रता से बढ़ता है, बिल्कुल सही है। यह रोग क्लास्ट्रीडियम परफिजेंस नामक जीवाणु के विष के कारण पैदा होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भारत के साथ सहयोग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विश्व बैंक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विश्व बैंक। 115 नंबर प्रश्न है, दूध के बर्तनों की स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूध के बर्तनों की स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा नाशक जीवों को मारना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नाशक जीवों को मारना। आगे देखिए, दूध की शुद्धता किसके द्वारा नापी जाती है? तो दोस्तों ये लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये तो सभी को पता होगा। आगे देखिए, गाय की दुग्ध शिराओं में होता है, दुग्ध शिराओं में दोस्तों रक्त होता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मुर्गी कितने समय में अंडा देना प्रारंभ करती है? तो दोस्तों मुर्गी है ये 20 सप्ताह में अंडे देना प्रारंभ है वो कर देती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गाय की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा का प्रतिशत पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रेड सिंधी। रेड सिंधी नस्ल की गाय में वसा का प्रतिशत है वो सर्वाधिक पाया जाता है, 4.9%। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर्वाधिक कैरोटीन किस में पाई जाती है? सर्वाधिक कैरोटीन दोस्तों खीस में पाई जाती है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सीरम तथा वैक्सीन को पशु में एक साथ लगाना कहलाता है,
तो दोस्तों इसको कहलाता है सीरो वैक्सीनेशन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, पशुओं के लिए आवास बनाते समय ध्यातव्य बिंदु है, तो वो बिंदु कौन सा है? तो वो है दोस्तों, पशु आवास हवादार व आरामदायक हो, मौसम की विषम परिस्थितियों से बचाता हो, पशुओं को जंगली जानवरों तथा चोर उचक्कों से बचाता हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है, तो दोस्तों वो विधि है फ्रिस्टिंग विधि। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फ्रिस्टिंग विधि। आगे देखिए, स्वस्थ पशु में दिखने वाले लक्षण है, स्वस्थ पशु में दिखने वाले लक्षण है, तो वो कौन से हैं? तो दोस्तों, चमकदार त्वचा, सामान्य श्वसन, सतर्क आंखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फुर्तीली एवं लंबा सफर तय करने वाली भेड़ की नस्ल है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों मारवाड़ी, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? तो दोस्तों खीस है वो 10 दिनों तक पिलानी चाहिए, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भेड़ बकरियों में इंटेरो इंटेरोक्सिया सॉरी इंटे रोटो रोटेक्सीमिया रोग का जनक है, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें देखिए, क्लास्ट्रीडियम परफिजेंस, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बॉयलर की विशेषता नहीं है? कौन बॉयलर की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों आमतौर पर वे मादा होती है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वह पदार्थ जिसका उपयोग जीवाणु रोधक, रोगाणुनाशक, गंधहारक, विघ्नदाहक तथा कृमिनाशक के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि लाल दवा। ठीक है, यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मलाई रहित दूध से कौन सा घटक अधिकांशतः निकल जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों मोटा। दोस्तों यहाँ पर मलाई रहित दूध का कौन सा घटक है अधिकांशतः निकल जाता है? तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मलाई रहित दूध मूलतः वसा को है वो वसा का कम प्रतिशत वाला दूध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वसा है वो निकल जाती है, तो यहाँ पर वसा को हटा दी जाती है, तो यहाँ पर इसका दोस्तों आप वसा कर लीजिए राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थेनेला रोग का मुख्य कारक है, थेनेला रोग का मुख्य कारक क्या है? तो दोस्तों वो है जीवाणु, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है? तो दोस्तों संकर नस्ल है वो करण स्विस है, करण स्विस है। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, मुर्गियों में होने वाला रानीखेत रोग है, मुर्गियों में होने वाला रानीखेत रोग है, तो दोस्तों ये विषाणु जनित रोग है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो नए सिलेबस के अनुसार ये मॉडल पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ, परीक्षा तक आपको मेरे साथ में चलना है। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें, बहुत शानदार मॉडल पेपर है वो मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसका फायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने दोस्तों के पास में शेयर भी जरूर करें। आगे देखिए, 134 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में रिंडर पेस्ट का टीका किस माह में लगाया जाता है? दोस्तों ये लगाया जाता है जून माह में, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, घरेलू पक्षी क्या होता है? दोस्तों घरेलू पक्षी मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए रखा गया पक्षी, ये होता है घरेलू पक्षी, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अपशिष्ट प्रबंधन के घटक हैं, अपशिष्ट प्रबंधन के घटक दोस्तों कचरे का संग्रह, परिवहन, उपचार एवं निस्तारण, तो दोस्तों ये सभी हैं, ये अपशिष्ट प्रबंधन के घटक हैं, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, बुग्याल किसे कहते हैं? बुग्याल बोलते हैं दोस्तों किसे? तो ये ऊंची पहाड़ियों पर स्थित हरे भरे चारागाह को बुग्याल बोलते हैं, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय के शुद्ध दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो दोस्तों ये घनत्व होता है 1.028, यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, डेयरी गाय को दूध दोहन से धोते समय किस प्रकार के साबुन से बचना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, डिटर्जेंट के साबुन से बचना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऊंट में गर्भकाल होता है, ऊंट में गर्भकाल होता है दोस्तों 390 से 410 दिन का। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए? तो दोस्तों वो है 6 माह बाद। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? तो दोस्तों वो है इसमें होलिस्टीन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जमुनापारी वह बीटल प्रजाति है। तो दोस्तों ये प्रजाति है बकरी की। यहाँ पर अपना डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय की किस नस्ल के शरीर पर काले, कत्थई व सफेद धब्बे होते हैं? तो दोस्तों वो है गिर गाय के। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सा भाग अंडवाहिनी का नहीं है? कौन सा भाग अंडवाहिनी का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें सर्विक्स। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों एक्टिनोबेसिलोसिस। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रुमंथी पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रेटिकुलम। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मासाई समाज को कितनी सामाजिक श्रेणियों में विभाजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 सामाजिक श्रेणियों में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बर्बर बर्बेर्स चरवाहे समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भारतीय गेंडों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर 6 है वो कंप्लीट करवा दिया है। पशु परिचर भर्ती परीक्षा का जो 9 सितंबर को नवीनतम पाठ्यक्रम जारी किया गया था उसके अनुसार। दोस्तों आराध्या राइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।